वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर में थे, लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए हैं उन्हें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स लाइक यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, सी डी एस, सी ए पी एफ, इवन लाइक आपका सी एस सी, इन सभी के लिए जो हम करंट अफेयर बना रहे हैं। और साथ में स्टेट सर्विसेज के लिए भी लाइक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज वेल एज अलाइड सर्विसेज, इवन लाइक पुलिस और पटवारी, इनके लिए भी जो है वो आपको हमारे करंट अफेयर जो है वो हेल्प करेंगे। बोथ वन लाइनर एंड कंसेप्चुअल दोनों जो है वो हमारा टारगेट रहता है कवर करना। और पीडीएफ फाइल्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। इवन जो हम करंट अफेयर में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप उनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, जिसमें ये कहा गया है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, ये कोalition जो है वो 2012 में जो है वो यूएनईपी सॉरी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इन्होंने बनाई थी। और वॉलेंट्री ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वो 160 मेंबर्स हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बनी है। इवन अभी अगर आप पेपर का ट्रेंड उठाकर देखोगे तो इसी तरह से फैक्चुअल स्टैटिक करंट पूछा जा रहा है। तो 2012 में ये बनी थी, एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 160 जो है वो मेंबर्स हैं। मेन टारगेट क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट्स है, जैसे जो क्लाइमेट में शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद जो है वो अपने आप जो है वो गायब हो जाते हैं, जैसे मीथेन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, इनको एड्रेस करना जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है 38th पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि 38th जो है वो ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछा जा सकता है, तो ये पूछ सकते हैं कि ये कमेटी जो है उसको चेयर किसने किया है। तो हमें याद रखना है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो है वो इस कमेटी को चेयर किया है। और ये बनी थी कमेटी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर। और यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ये हमें याद रखना है कि यूनियन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। इवन हमने कई बार सुना भी है, इवन अगर न्यूज़पेपर भी अगर आप चेक करोगे तो उसमें कहा जाता है, काफ़ी बार जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री कहते हैं कि यूनियन की ये ड्यूटी बनती है कि हिंदी को प्रमोट करना। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि यूनियन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उकई डैम। ये डैम जो है वो तापी नदी के ऊपर है, सेकेंड लार्जेस्ट डैम ऑफ गुजरात आफ्टर सरदार सरोवर डैम। और ये सरदार सरोवर डैम जो है वो किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर। तो दो इंपॉर्टेंट नदियां हम साथ में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तापी के बारे में। तापी जो है वो एक पेनिसुलर रिवर है जो कहाँ पर कौन सी साइड फ्लो करती है, वेस्ट वर्ड फ्लो करती है। ऑरिजिनेट कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो हमें याद रखना है ट्रिब्यूटरीज, तो पूर्णा ट्रिब्यूटरी है इसकी एक, देन गिरना, बोरी और अनेर, ये चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके बाद हमें जो और फैक्ट डैम के रिगार्डिंग याद रख सकते हैं, तो डैम जो है वो 1972 में बना था। और इस डैम का जो पर्पज़ है वो इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड मैनेजमेंट, इन तीनों के लिए काम करना जो है वो इस डैम का मेन फंक्शन है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका नर्मदा रिवर का ओरिजिन प्लेस है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है भद्रा टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। कर्नाटका में भी कहाँ पे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इंपॉर्टेंट। ये एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, शोला सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, या फिर सांबर या फिर बार्किंग डीर, यहाँ पर जो है वो ये मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में आपको दो फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं, वो ये कि जो टाइगर है, टाइगर रिजर्व, ये प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये हमने लॉन्च किया था 1973 में। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कौन से ईयर में हमने लॉन्च किया है, पहला। और दूसरा आपको बताना है कि जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट्स को हम लिंक करके पढ़ सकते हैं। और एक
एनवायरनमेंट की स्पेशल हमने जो है वो एक वीडियो बनाई है 27 मिनट्स की, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा होगी वो, वहाँ से ऑलमोस्ट आप पढ़ सकते हैं, ऐसे फैक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट है मिथुन। ये बोवाइन एनिमल है, सबसे पहला हमें याद रखना है। सेमी डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। और ये कैटल जो है वो, इसको कैटल ऑफ द माउंटेन भी कहा गया है। स्टेट एनिमल है कहाँ का, नागालैंड का और अरुणाचल प्रदेश का, जो हमें याद रखना है। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। और ये आईयूसीएन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बनी थी 1948 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो स्कीम है ये पीएम ई ड्राइव स्कीम। ई ड्राइव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। तो सरकार का मेन जो टारगेट है यहाँ से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है और एनवायरनमेंट को कंजर्व करना। और साथ में हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है साउदर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई। ये बर्ड जो आपकी बटरफ्लाई है ये कहाँ पर मिली है, वेस्टर्न घाट में। और इसका जो आयुसियन स्टेटस है दैट इज़ योर लीस्ट कंसर्न। आयुसियन की हमने अभी बात की, 1948 में ये बना है। तो की वर्ड है, की पॉइंट है, याद रख सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न घाट की हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि दो टॉपिक्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया, एक भद्रा टाइगर रिजर्व और दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो ये बर्ड बटरफ्लाई जो है वो आपका वेस्टर्न घाट में मिली है। अभी वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ब्लॉक माउंटेन रेंज है सबसे पहला पॉइंट, तो हमें ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है कि इसको सह्याद्रीज भी कहा गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड वाइड। और भारत में जो है वो 4 है, इन 4 में से एक है और इन 36 में से भी एक है, यानी कि ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, उसके बाद अभी केरला में फ्लड्स हुए, तो उसके लिए भी ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग गडगिल कमेटी है जिन्होंने कहा था कि ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। स्प्रेड की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्टेट्स में जो है वो स्प्रेड हो रखा है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है स्प्रेड का। मैप बेस्ड भी हम इसको साथ में पढ़ सकते हैं। तो जो आपका ईस्टर्न, जो ये ईस्टर्न घाट वाला इधर का जो रीजन है इसको कहता है कोरमंडल कोस्ट। और वेस्टर्न घाट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो ऊपर वाला रीजन है उसको बोलते हैं कोंकण रीजन, और जो नीचे वाला रीजन है उसको बोलते हैं मालाबार। ये आपका केरला वाला, जो केरला गोवा वाला रीजन है इसको बोलते हैं मालाबार, और महाराष्ट्र वाले रीजन को कहा जाता है कोंकण। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से भी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा रीजन जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, पहला पॉइंट। यहाँ पर आपको स्पीशीज़ रिचनेस मिलेगी, प्लस वो स्पीशीज़ भी मिलेगी जो रेयर और एंडेमिक है, सिर्फ यहीं पर मिल रही है, यानी कि थ्रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ये कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण, जो अभी रिसेंटली मेडिटेरियन सी में हुई। इसके बाद गरुड़ एयर एक्सरसाइज है बिटवीन दीज कंट्रीज। डेजर्ट नाइट भी ये एयर एक्सरसाइज है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। और शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। तो ये हमने साथ में कवर कर दिया है और इस बार ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी गई हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे जीडीपी प्रडिक्शन है 2025 के लिए, उसको जो है वो 6.6% से लेकर 7% कर दिया है। अभी इन्होंने कहा है कि भारत 7% ग्रो करेगा। और सिमिलर आईएमएफ और एडीबी ने ऑलरेडी 7% कहा रखा है। और आरबीआई की बात करें अगर हम, तो आरबीआई ने कहा है 7.2% जो है वो भारत ग्रो करेगा। और आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में, आरबीआई बना है आरबीआई एक्ट 1934, और बना कब है 1935 में। चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो जीडीपी ग्रोथ के साथ हमारे साथ जो एसोसिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टिल हाई है। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5%, अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17%। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और एक फैक्टर हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वो है जॉबलेस ग्रोथ। ये मेंस में लिखने के लिए काम आ सकता है कि जॉबलेस ग्रोथ अगर आप पॉइंट कहीं पर लिखते हो तो यू विल गेट मोर मार्क्स। देन उसके बाद आईएमएफ की अगर हम बात करें तो 1944 में ये बना था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, 190 मेंबर्स है, भारत भी जो है वो एक मेंबर है। इंपॉर्टेंट दो पब्लिशेस है इसकी, सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी भी गई है।
देन उसके बाद नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये होता है 7 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्पेशल टॉपिक है हमारा, इसको हम डिस्कस करेंगे। 2020 में पॉलिसी आई थी, इससे पहले 1968 की पॉलिसी थी, देन उसके बाद 1986 की पॉलिसी, फिर अभी 2020 की पॉलिसी आ रखी है। मेन एम या ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो है वो यहाँ पर टारगेट सरकार ने रखा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये थर्ड पॉलिसी है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है यूनिवर्सल एजुकेशन, प्री प्राइमरी टू 12th ग्रेड, यानी कि 12th क्लास तक जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल एजुकेशन का कंसेप्ट को लेकर आया गया है, जिसमें फोकस साथ में किया जा रहा है क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर, सबसे पहले तो चाइल्डहुड केयर होगी। देन उसके बाद एजुकेशन कंपलसरी 3 to 6। जो पैरामीटर्स बने हैं इसमें वो बने हैं 5, 3, 3, 4। किस तरह से इसमें जो है वो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। पहले 5 फाउंडेशनल होंगे, देन उसके बाद 3 आपका प्रिपरेटरी होगा, उसके बाद सेकेंड 3 आपका जो होगा मिडल होगा, और फोर्थ उसके बाद सेकेंडरी में जाएंगे। मेन जो फैक्टर्स फीचर्स आते हैं इसमें, तो सबसे पहला है कि जो रिजिड डिवीज़न है आर्ट्स और साइंस के बीच में उसको ख़त्म करो। अगर किसी को आर्ट्स साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, आर्ट्स के साथ साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। जो उसके बाद वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स है उनको भी प्रमोट करना मेन टारगेट है। और साथ में फोकस किया जा रहा है कि जो मल्टी लिंगुअलिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा, यानी कि आप मल्टी लैंग्वेजेस को फॉलो कर सकते हो, और साथ में इंडियन लैंग्वेजेस को भी अब पढ़ा जाएगा। और जो प्राइमरी लैंग्वेज जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो जो आपकी मदर टंग है उसमें प्रमोट की जाएगी। इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर, और साथ में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ भी हमारा फोकस है, जो हमें याद रखना है। इम्पॉर्टेंट यही है कि जो जेंडर इंक्लूजन है उसको जेंडर इंक्लूजन फंड यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, प्लस साथ में स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी क्रिएट किए जाएंगे टू सपोर्ट डिसएडवांस्ड ग्रुप एंड रीजन्स, यानी कि ई लर्निंग को भी यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें ई दिशा ई डिवाइन इंपॉर्टेंट आते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्कीम टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 में आई, दैट इज़ योर पीएम श्री स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंक्लूसिव एंड नर्चरिंग एनवायरमेंटल एनवायरमेंट दैट प्रमोट वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ एवरी स्टूडेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना जिसमें वेलबींग भी हो स्टूडेंट का और सेफ्टी भी रहे। एनहांस करना है लर्निंग आउटकम्स को और क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, मतलब क्वांटिटी पे फोकस नहीं है कि आप 12th पास कर लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है क्वालिटी के ऊपर। हॉलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट मेन टारगेट रहेगा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर कोलैबोरेशन प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टॉर्म शेडो मिसाइल, ये मिसाइल जो है वो भी रिसेंटली न्यूज़ में थी कि यूके ने यूक्रेन को परमिशन दी है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये लो ऑब्जर्वेशन लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूसे मिसाइल है, जॉइंटली डेवलप्ड किया था किसने, यूके और फ्रांस ने। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज अल निजा, ये ओमान में होने जा रही है इस बार, 5th एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड ओमान। फोकस जो है वो काउंटर टेररिज्म प्लस डेजर्ट एनवायरनमेंट में जो ऑपरेशंस है उनको बढ़ावा देना। इवन भारत के पास भी डेजर्ट है, थार डेजर्ट, और ये जो है वो पाकिस्तान और भारत में जो है वो एक्सपैंड करता है। और भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान, गुजरात और आपका पंजाब में जो है वो ये एक्सटेंडेड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2024, ये न्यू दिल्ली में हुआ, वर्चुअली एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने एम्फासाइज किया है इंटरनेशनल कॉपरेशन की तरफ, पहला पॉइंट। सेकंड, स्केल अप प्रोडक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। रिड्यूस प्राइस या कॉस्ट, जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइस आ रहा है उसको कम करना है। प्रमोट करना रिसर्च और डेवलपमेंट। तो ये 4 जो है वो मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एम्फेसाइज किया जब उन्होंने वर्चुअली जो है वो समिट या कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया। देन उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है ₹5 लाख हेल्थ केयर कवर फॉर ऑल सीनियर सिटीजन। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी जो है वो सभी 5 लाख वाला जो आयुष्मान भारत का जो प्लान है उसके अंडर कवर होंगे, और सीनियर सिटीजन यानी कि 70 साल से ऊपर।
बेनिफिशरीज, और ऐसा माना जा रहा है कि जब हम ऐसा इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ जो है वो बेनिफिशरीज जो है वो स्कीम के अंडर कवर होंगे। अबव 70 या 70 जो है वो इसकी एज रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1944 में। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, वन ऑफ। देन उसका मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स है, जिसमें भारत भी एक मेंबर इसका है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कनाडा मॉन्ट्रियल में है, या मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और एक फैक्ट इस बार भी पेपर में यूपीएससी में पूछा गया था कि कनाडा और यूएस जो है वो दोनों सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। विज़न की अगर हम बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन विज़न है वो ये है कि अचीव करना सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फैक्टर जो है वो इसमें इंक्लूड साथ में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 243I। और ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया हमारे संविधान में बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज सिस्टम को। और पंचायती राज सिस्टम को जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट भी कहा गया है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका जो मेन टारगेट है टैक्सेस फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि जो फाइनेंस कमीशन है दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट किया जा सकता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।